आज हमारी चर्चा एक ऐसे राज सिंहासन के बारे में है जिस पर कोई राजा नहीं बल्कि एक जोड़ी खड़ाऊं ने राज किया। हाँ, मतलब सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना। बिल्कुल। ये कहानी सत्ता, कर्तव्य और त्याग की है, जो रामायण के पन्नों से निकलकर आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही भावनात्मक कथा है, खड़ाऊं की कथा। तो चलिए इस कहानी के भाव और इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि ये कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है। ये असल में नेतृत्व और चरित्र से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब देती है। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात यही है कि कैसे लकड़ी की एक साधारण सी वस्तु, मतलब खड़ाऊं, धर्म और मर्यादा का इतना बड़ा प्रतीक बन जाती है। और हम देखेंगे कि कैसे भरत का एक निर्णय, बस एक निर्णय, उन्हें इतिहास के महानतम त्यागियों में से एक बना देता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के शायद सबसे अंधकार भरे समय से। राजा दशरथ का देहांत हो चुका है एक बहुत ही मुश्किल दौर था वो। और माता कैकेयी के वरदानों ने सब कुछ पलट दिया है। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। और भरत को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो तो अपने ननिहाल में थे। हाँ, और जब वो लौटते हैं तो उन्हें एक उजड़ी हुई अयोध्या मिलती है, एक खाली सिंहासन। और उनका जो रिएक्शन है वही इस कहानी की नींव रखता है। आमतौर पर हम इतिहास में क्या देखते हैं? सत्ता के लिए भाई भाई का खून बहा देते हैं। सही बात है। यहाँ भरत को सत्ता थाली में सजा कर दी गई है, लेकिन स्रोत कहता है ये सुनकर वे स्तब्ध रह गए। उनके लिए ये राज्य कोई सम्मान नहीं था। सम्मान तो छोड़िए, उनके लिए ये एक भारी अपराध था। ये सिर्फ दुख या सदमा नहीं था, ये एक गहरा अपराध बोध था। जैसे ये राज सिंहासन ना हो बल्कि किसी अपराध का सबूत हो। उस अपराध बोध की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक भाई का दुख था या इसमें कोई गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा था? ये बहुत जरूरी सवाल कि है। मैं अपनी माँ के इस काम का समर्थन नहीं करता और इस सत्ता को सिरे से अस्वीकार करता हूँ। बिल्कुल, ये दोनों ही था। व्यक्तिगत स्तर पर तो ये अपने भाई के प्रति उनका अगाध प्रेम था, जाहिर है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये एक बहुत बड़ा बयान था। मतलब एक पब्लिक स्टेटमेंट। हाँ, भरत का सिंहासन को अस्वीकार करना पूरी राजसभा और प्रजा के सामने ये ऐलान करने जैसा था कि अयोध्या का असली राजा एक ही है और वो राम है। उन्होंने अपनी माँ की महत्वाकांक्षा से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। तो ये उनके चरित्र की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल, और वो इसमें खरे उतरे। और इस परीक्षा में पास होने के बाद वो रुकते नहीं है। वो तुरंत एक सेना तैयार करते हैं, अपनी माताओं, मंत्रियों, सबको साथ लेते हैं और वन की ओर निकल पड़ते हैं। हाँ, और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, राजा बनना नहीं बल्कि अपने भाई राम को वापस अयोध्या लाना। चित्रकूट पहुंचने का वो जो दृश्य है वो कल्पना करने जैसा है। एक तरफ प्रकृति की शांति में रह रहे राम, लक्ष्मण और सीता, और दूसरी तरफ अयोध्या की पूरी सेना, मंत्री, माताएं। ये सिर्फ दो भाइयों का मिलन नहीं था, ये दो दुनियाओं का टकराव था। बिल्कुल। और उस टकराव के केंद्र में था धर्म। धर्म की दो अलग अलग व्याख्याएं। अच्छा। दोनों भाई अपने अपने धर्म पर अडिग थे। हाँ। भरत का धर्म था अपने बड़े भाई को उसका अधिकार वापस दिलाना, अयोध्या को उसके राजा से मिलाना। उनके लिए यही सबसे बड़ा राजधर्म था। और राम के लिए? लेकिन राम का धर्म था पिता के दिए वचन का मान रखना। उनके लिए रघुकुल की रीति, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। राम चाहते तो लौट सकते थे, है ना? प्रजा भी यही चाहती थी, सारे मंत्री यही चाहते थे। हाँ, एक तरह से देखें तो समस्या का सबसे आसान हल यही था, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उनका उत्तर बहुत शांत लेकिन दृढ़ था। भरत, पिता की आज्ञा मेरे लिए राज सिंहासन से भी बड़ी है। मैं वचन भंग नहीं कर सकता। और ये सुनकर भरत पूरी तरह निराश हो गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि उनका यहाँ तक आना ही व्यर्थ हो गया। हाँ, उस पल के लिए तो ऐसा ही लगा होगा कि सारी उम्मीदें खत्म, सारे तर्क, सारी विनतियां, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ का आग्रह भी सब विफल हो गया। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो उसे असाधारण बना देती है। जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भरत एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो त्याग और प्रेम की शायद सबसे ऊंची सीमा है। तो राम ने लौटने से साफ मना कर दिया। यहाँ पर तो भरत की यात्रा असफल हो जानी चाहिए थी, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी, बस अपना रास्ता बदल लिया।
उन्होंने हाम से सिंहासन पर लौटने की जिद छोड़ दी, लेकिन अयोध्या को राम के बिना छोड़ने से भी इनकार कर दिया। और यहीं उन्होंने वो अनोखी मांग की। हाँ, उन्होंने राम के चरणों की ओर देखकर कहा, यदि आप स्वयं नहीं लौटेंगे तो अपना प्रतिनिधि मुझे दीजिए। ये एक अद्भुत क्षण है। नहीं, वो राज नहीं मांग रहे, नहीं, वो उस राज को चलाने के लिए राजा की अनुमति मांग रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रतीक। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप शरीर से वहां नहीं हो सकते तो अपने आदर्शों के रूप में वहां मौजूद रहिए। ये मांग अपने आप में भरत के चरित्र की पूरी गहराई दिखाती है। वो जानते हैं कि वो राम की जगह नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहते हैं। वो कोशिश भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो केवल उनके प्रतिनिधि, उनके सेवक बनकर शासन चलाना चाहते हैं। कुछ पल सोचने के बाद राम अपने चरणों से अपनी खड़ाऊं उतारकर भरत को सौंप देते हैं। ये सिर्फ खड़ाऊं देना नहीं था। नहीं, ये एक भाई का दूसरे भाई पर अटूट विश्वास था। राम ये कह रहे थे कि हाँ, तुम मेरे आदर्शों की रक्षा कर सकते हो। और भरत उन खड़ाओं को ऐसे उठाते हैं जैसे कोई अनमोल निधि हो। स्रोत बताता है कि उन्होंने उन्हें अपने सर पर रखा। ये सम्मान की पराकाष्ठा थी। वो राजा के प्रतीक को अपने सिर पर, यानी अपनी बुद्धि और विवेक से भी ऊपर रख रहे थे। और यहीं पे उस खड़ाओं का अर्थ बदल जाता है ना? पूरी तरह से वो अब सिर्फ लकड़ी की पादुका नहीं रही, वो राम की उपस्थिति का प्रतीक बन गई, उनके अधिकार का प्रतीक और उनके सिद्धांतों का प्रतीक। भरत राजा नहीं बल्कि राजा के प्रतिनिधि बनना चाहते थे, और वो खड़ाऊं उस प्रतिनिधित्व की मोहर थी। इस बात का प्रमाण कि सिंहासन पर भले ही राम मौजूद ना हो, पर शासन उन्हीं के आदर्शों का चलेगा। बिल्कुल। और अयोध्या लौटकर भरत जो करते हैं वो तो शायद इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलता। अविश्वसनीय है वो स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, एक भव्य समारोह होता है, लेकिन वो राज्याभिषेक भरत का नहीं, उन खड़ाओं का होता है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। पूरी सभा, मंत्री, प्रजा सब देख रहे हैं कि सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि उसकी पादुका रखी जा रही है। ये कितना शक्तिशाली संदेश रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये संदेश है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हैं वे सिद्धांत और आदर्श जिनका वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भरत ने ये स्थापित कर दिया कि अयोध्या का शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि राम राज्य के सिद्धांतों से चलेगा। सही कहा। भले ही राम वहां न हो, उन्होंने खुद को व्यवस्था का केंद्र बनाने के बजाय सिद्धांतों को केंद्र में रख दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या खड़ाओं को सिंहासन पर रखना एक प्रैक्टिकल शासन प्रणाली है या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतीक था? असल में राज्य चला कौन रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। असल में राज्य भरत ही चला रहे थे, लेकिन एक ट्रस्टी या केयरटेकर की तरह। अच्छा। खड़ाऊं एक निरंतर याद दिलाने वाली चीज थी, एक मॉरल कंपस। हर निर्णय लेने से पहले वो उन खड़ाओं से आज्ञा लेते थे। जिसका मतलब था कि वो खुद से पूछते थे कि अगर राम यहाँ होते तो क्या करते। बिल्कुल। तो खड़ाऊं शासन नहीं कर रही थी, वो शासन करने का मापदंड तय कर रही थी। और भरत का त्याग यहीं खत्म नहीं होता। जब मैंने स्रोत में पढ़ा कि भरत ने राजमहल छोड़ दिया तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर हुई। हाँ, मतलब वो चाहते तो महल में रहकर भी एक तपस्वी जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम को चुना और वहां एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इसके पीछे बहुत गहरी सोच थी। क्या? पहला तो ये प्रजा को एक संदेश था कि जब हमारे राजा वन में कष्ट सह रहे हैं तो मैं उनका सेवक महल में सुख कैसे भोग सकता हूं। ये सहानुभूति की पराकाष्ठा है। और दूसरा ये खुद को सत्ता के मोह से बचाने का एक तरीका था। राजमहल, सिंहासन, सुख सुविधाएं, ये सब धीरे धीरे व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है ना। हाँ, ये तो है। नंदीग्राम में रहकर उन्होंने खुद को उस आकर्षण से दूर रखा। वो जमीन पर सोते, वही खाते जो एक वनवासी खाता होगा, और वहीं से सारा राजकाज चलाते थे। ये तो सर्वेंट लीडरशिप यानी सेवक नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण लगता है, जिसकी आज इतनी बातें होती हैं। बिल्कुल, शायद ये इतिहास का सबसे पुराना और सबसे शुद्ध उदाहरण है कि शासक सत्ता का भोग नहीं कर रहा बल्कि उसे एक जिम्मेदारी, एक अमानत समझकर उसकी रक्षा कर रहा है। एकदम सही। और सिंहासन पर रखी वो खड़ाऊं, वो हर पल भरत को और पूरे राज्य को उनके कर्तव्य की याद दिलाती थी। वो याद दिलाती थी कि असली राजा कौन है और ये शासन किसके नाम पर चल रहा है। 14 साल तक। हाँ, सोचिए, 14 साल तक हर दिन उस सिंहासन को देखना जिस पर आपके भाई की खड़ाऊं रखी है, ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये एक निरंतर मानसिक और भावनात्मक तपस्या है। स्रोत में खड़ाओं के अर्थ को बहुत सुंदरता से बताया गया है।
उसके अनुसार ये खड़ाऊं केवल पादुका नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये त्याग का प्रतीक थी। राम का अपने वचन के लिए राज्य का त्याग और भरत का अपने अधिकार का त्याग। दोनों का त्याग। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सत्ता थी, उनकी अनुपस्थिति में भी उनका शासन, और ये भरत के निष्कलंक चरित्र का प्रमाण थी कि सत्ता का लालच उन्हें छू भी नहीं सका। हाँ। और स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना भी करता है जो आज के समय में सीधी चोट करती है। कौन सी? जहां आज सत्ता के लिए भाइयों में युद्ध होते हैं, वहां भरत ने सिंहासन ठुकरा दिया। ये एक वाक्य में पूरी कथा का सार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में कहां से कहां आ गए हैं। सत्ता को कर्तव्य समझने की जगह अधिकार समझने लगे हैं। इस कथा का जो मूल संदेश है वो शायद यही है कि सच्चा नेतृत्व अधिकार जताने से नहीं बल्कि आदर्शों का पालन करने से चलता है। भरत के पास पूरा अधिकार था, राज्य उनका था, पर उन्होंने आदर्श को चुना। एकदम सही। सत्ता से बड़ा हमेशा कर्तव्य होता है। भरत के लिए राज करने से ज्यादा जरूरी अपने भाई के सिद्धांतों की रक्षा करना था। उन्होंने 14 साल तक सिर्फ राज्य नहीं संभाला बल्कि राम की धरोहर को संभाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब राम लौटें तो उन्हें उनकी अयोध्या वैसी ही मिले जैसी वो छोड़कर गए थे, बल्कि उससे भी बेहतर। और अंत में ये कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में ही आनंद पाता है। मतलब भरत ने जो किया वो कष्ट सहना नहीं था। नहीं, वो उनके लिए अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट करने का एक माध्यम था, एक आनंद था। तो ये थी राम की खड़ाओं की कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब त्याग सिंहासन पर बैठता है तो राज्य में धर्म और न्याय का शासन होता है। ये एक मौन क्रांति थी। हाँ, जहाँ बिना शस्त्र उठाए सिर्फ चरित्र और त्याग के बल पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की गई। लेकिन ये कथा आज भी एक गहरा सवाल हम सबके सामने रखती है। क्या? भरत ने 14 साल तक खड़ाओं की पूजा की, उनके नाम पर शासन किया, पर क्या आज के दौर में हम भी प्रतीकों के पीछे छिपकर असली जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपनी अपनी खड़ाओं सिंहासन पर रखकर, यानी बड़े बड़े आदर्शों की बातें करके, जमीनी मुद्दों और असली काम से दूर भाग रहे हैं? यह एक ऐसी कथा है जिसे केवल सुनने से आगे बढ़कर जीने का प्रयास भी किया जा सकता है। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां पद और मूल्यों के बीच चयन करना पड़ता है। शायद यह कहानी उस चयन में हमारा मार्गदर्शन कर सके।